हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका एक अपने चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स की हम डिस्कशन कर रहे थे स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में हमने अपना नेशनल इनकम चैप्टर जो सबसे ट्रिकी चैप्टर माना जाता है पूरी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का, हमने पूरा चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर। उससे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आप स्ट्रेस तो नहीं ले रहे एग्ज़ाम्स का? आप अच्छे से हेल्दी कर रहे हो, खाना कंज्यूम फ्रूट्स खा रहे हो या नहीं? और अगर आपको कोई भी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको हमारे लेक्चर्स में, प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हम पूरी हेल्प करेंगे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने का। और अगर आपको किसी चैप्टर के स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, आपको चाहिए कि बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं उस चैप्टर में, तो प्लीज़ हमें बताइए। हम पूरी ट्राई करेंगे आपको उसकी नोट्स प्रोवाइड करने के। और कोई आपके डाउट ना रहे तो आपकी पूरी की पूरी हम एक गूगल मीट की क्लास रख लेंगे जिसमें आपको सारे के सारे डाउट्स आपके उस सब्जेक्ट के कवर हो जाएंगे। ओके। तो हम अगर इकनॉमिक्स की बात करें तो इकनॉमिक्स में हमने नेशनल इनकम चैप्टर जो 12th क्लास का था वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था वन शॉट में। अब जो हमारी सीरीज़ आएगी वो वन शॉट की आएगी। हमने जो नेशनल इनकम था पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। ये भी बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू नेशनल इनकम। और इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा आती है हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें। इसके जो एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से करना है वाला चैप्टर, ताकि आपके जो 6-7 मार्क्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर आता है, इसमें गिनती के सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही हैं जो आते हैं एग्ज़ाम्स में। और मैंने अपने नोट्स में सारे के सारे वो कवर करके चले हैं, तो आप अगर वो वाले क्वेश्चंस कर लोगे आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ओके। तो आपका जितना भी 1 घंटे का वीडियो होगा, 1 hour 30 minutes का होगा या 2 घंटे का होगा, आपको पूरी कंसंट्रेशन से सुनना है। इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो प्लीज़ एक अपनी पेन और कॉपी बैठ के बनाइएगा। ये सब नोट कीजिएगा जो भी हम समझा रहे हैं आपको, और जो डायग्राम्स हैं उसको बहुत अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी बार बार। ओके। डायग्राम्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कम से कम एक डायग्राम को 5 times तो ड्रॉ करना ही करना है, ताकि आपका वो जो डायग्राम है पक्का हो जाए आपके माइंड में। और वो पेंसिल से ड्रॉ करना, ना कि पेन से ड्रॉ करना। तो पेंसिल, स्केल, इरेज़र सब कुछ अपने पास रखिएगा और डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम्स में मोस्टली जो एग्जामिनर्स होते हैं वो मार्क्स काट लेते हैं आपके। ओके। बहुत सिंपल है डायग्राम्स है, मार्क्स स्कोर करना 6 मार्क्स आसानी से हमें मिल जाते हैं अगर हमारा डायग्राम ठीक होता है तो। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत आसान चैप्टर है, अब बहुत इन्जॉय करोगे ये वाली क्लास आज की। सो लेट्स स्टार्ट। Determination of income and output. तो हमारा आज का कोट है, हमने एक सीरीज शुरू करी कि किसी भी चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम एक कोट डिस्कस करेंगे, ताकि आपका माइंड में फ्रेशनेस रहे और आपका जो कोट है, आपका जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो। तो आज का कोट है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू हैव द राइट पीपल टू सपोर्ट यू। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं आपके साथ, तो जो भी आपने अपना सपना देखा है वो ज़रूर आपका पूरा होगा। अगर आपके पास सपना है माइंड में एक, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करना चाहते हो, बट आपके स्कूल में आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका जो बुरा इम्पैक्ट है आपके ऊपर भी पड़ेगा, और आपका जो सपना है उसमें थोड़ा बहुत कमी आएंगी, वो पूरा होगा बट थोड़ा लेट से होगा, क्योंकि जो बुरी कंपनी है उसका इम्पैक्ट ज़रूर आप पे आता है। वो जो इम्पैक्ट है वो अच्छा भी हो सकता है, लाइक आपकी अच्छी कम, आप बहुत बुरे थे, आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, मीन्स बुरे तो नहीं थे, आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे, बट लकीली आपको जो फ्रेंड सर्कल मिला वो इतना अच्छा मिला कि जो
इंटेलिजेंट लोगों से वो सराउंडेड था, बहुत स्टूडियस बच्चों से सराउंडेड था, तो ऑब्वियसली जो उनका इम्पैक्ट है वो आप पे आएगा ही आएगा। तो तभी हम कहते हैं कि अपनी कंपनी जो होती है, हमारी जो संगत होती है, अपने अपनी वाइजली चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो उनका इम्पैक्ट है हम पे आता ही आता है। तभी हमारे जो फुलफ़िल है, हमें जो अपने माइंड में फुलफ़िल करनी है कोई चीज़, वो हो जाती है फुलफ़िल। अगर आपके पास राइट पीपल हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, तभी हम कहते हैं अगर आपका बहुत अच्छा गोल है, आपका बहुत एम है कि मुझे चीज़ को पूरा करना है, तो प्लीज़ जो हमारे जो लोग हैं आसपास, उनको हमें राइट पीपल होने चाहिए। वो ऑब्वियस वो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, आपको आगे बढ़ते रहने के लिए लाइफ में। तो यही था हमारी इस कोट का मीनिंग, एनीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू हैव द राइट पीपल टू सपोर्ट यू। ये बिल्कुल सच बात है। और इसको विद दिस पॉजिटिव कोट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। हम डिटरमाइन करेंगे जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कहाँ पे अचीव होता है और आउटपुट का लेवल कहाँ पे अचीव होता है, और एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे आती है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होती है, और हम डिस्कस करेंगे जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है उसके बारे में। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ एजम्पशंस के बारे में, कि जो हमने डिटरमाइन करना है इनकम एंड आउटपुट को, उसकी कुछ ना कुछ एजम्पशंस होंगी, तभी हम उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। हमारे जो हमने जो सोचा है कि हमें डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, उसकी कुछ एजम्पशंस हैं। तो फर्स्ट एजम्पशन है इट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक। तो हमने एज्यूम करके चला कि जो हमारी मार्केट है वो परफेक्टली इलास्टिक है। द कोरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन प्राइस लेवल, it means that there is excess capacity in the economy. So whenever AD rises, AS responds to it without causing any increase in the price level. तो हमने assume करके चला है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि वो ऑब्वियसली उसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। मतलब वो बाउंडेड नहीं है कि एडी हमारा इतना ही होगा और एएस इतना ही होगा। अगर हमारा एएस में चेंज आ रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग एडी को भी वैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमारी एक्सेस सप्लाई हो गई, मतलब हमारी एएस है वो बहुत ज़्यादा हो गई एडी से, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं एडी को। इसको दोनों को इक्वल लाने के लिए हम थोड़ा सा एडी को बढ़ा सकते हैं कि हमारा जो एडी एएस है दोनों बराबर हो जाए और हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए और हमारा कोई प्राइस में भी इंक्रीज ना आए। तो फर्स्ट असम्पशन हमारी ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो परफेक्टली इलास्टिक है। Second assumption is, according to Keynes, before full employment, price is not changeable, but after full employment, when all the resources have been fully employed, price is changeable. तो केन्स जो था वो एक इकोनॉमिस्ट था, उसने लेके चला है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हमारा जो प्राइस है वो चेंजेबल नहीं होता। मतलब जब हमने फुल एम्प्लॉयमेंट, सारे के सारे जो लोग हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं, उससे पहले हम प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। बट एक बार जो फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारा अचीव हो गया, तो उसके बाद जो सारे के सारे लोग हैं फुली एम्प्लॉयड हो गए, उसके बाद हम प्राइस को चेंज कर सकते हैं। तो उसने एक एजम्पशन लेके चली है ये वाली। तो फर्स्ट एजम्पशन हमारी थी कि हमारी इकोनॉमी परफेक्टली इलास्टिक है, और सेकंड है कि केन्स के अकॉर्डिंग बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले प्राइस चेंजेबल नहीं है, बट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस चेंजेबल है। तो इसकी दो एजम्पशंस थी। तो जो हम डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट को, उसको हम करेंगे टू अप्रोचेस से डिटरमाइन। ओके, तो जो डिटरमाइन करना है हमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट को, उसकी बेसिकली टू अप्रोचेस हैं। एक को हम कहते हैं एडी एएस अप्रोच, और एक होती है हमारी एसआई अप्रोच। उसको हम दोनों तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करेंगे। इन एडी इज इक्वल टू एएस प्लस इज इक्वल टू वाई सी प्लस इक्वल टू सी। तो हमने लेके चला है एडी इज इक्वल टू एएस। तो एडी का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई। हमें पता है कि जो एडी होती है वो सी प्लस आई के इक्वल है, और जो एएस होती है वो होती है हमारी वाई के इक्वल, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता चला कि जो हमारी सी प्लस आई है वो वाई की इक्वल होती है। सी का मतलब होता है हमारी कंजम्पशन, आई आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट, और वाई का मतलब होता है हमारी इनकम। तो सी प्लस आई, अगर हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे तो हमारा वाई की इक्वल आ जाएगा, और वाई का मतलब होता है हमारी नेशनल इनकम। ओके, तो हमने ये हम फर्स्ट अप्रोच से डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला मेथड, ये है हमारी एडीएस अप्रोच। ये वाला जो हम डिटरमाइन करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल को, वो करेंगे एडीएस अप्रोच के अकॉर्डिंग। हाउ मच विल बी द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इफ इट इज़
determined using ADAS approach using a consumption investment approach। तो हमारी कितनी इनकम होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने बताया था कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये आएगा तो पूरा 6 मार्क्स का आएगा और 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इसको पूरा लिखना है। तो प्लीज़ जो मैंने आपको नोट्स बना के दिए इसको लर्न कर लीजिए। इसका जो मैंने आपको डायग्राम दिया उसको बहुत अच्छी बात काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी ताकि आपका जो वाला क्वेश्चन है ये रेडी हो जाए, क्योंकि 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से आना ही आना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच विल बी द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इफ इट इज़ डिटरमाइंड यूजिंग ADAS अप्रोच एज कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच विल बी द लेवल ऑफ इनकम, कितना इनकम का लेवल होगा, आउटपुट का लेवल होगा और कितना एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा। हम उसको अगर डिटरमाइन कर रहे हैं ADAS अप्रोच से, या उसको हम एक और उससे भी कह सकते हैं कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ADAS अप्रोच का दूसरा नाम है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जैसे हमने ADAS तो यहाँ पे लिख दिया, बट यहाँ पे हमने डिराइव किया था कि इसको हम C+I=Y भी लिख सकते हैं। और C+I ये हो गया हमारा कंजम्पशन और Y हो गया हमारा इनकम। तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम इस वाली अप्रोच को कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी कहते हैं। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है और ये है इसका आंसर। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनपुट आउटपुट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड is the expenditure on final goods and services in an economy during an accounting year. It is equal to C plus I. C is the consumption expenditure. It has positive relation with income. तो हमने इसमें ये लिखा है कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। अगर हमें इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट को डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल इनकम और आउटपुट का कहाँ पे डिटरमाइन होगा। तो इसमें आंसर लिखा है कि जब अगर हमें डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट को, तो हम ऐसी जगह पे करेंगे जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल है हमारे एग्रीगेट सप्लाई के, राइट। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड मीन्स द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितना एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर्स कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए। फाइनल का मतलब वो फाइनली उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उससे आगे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रही, या तो उसको रीसेल में यूज़ नहीं किया जा रहा। वो जो कंज्यूमर्स हैं वो फाइनली उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो एक्सपेंडिचर किया है उसको एग्रीगेट डिमांड कहेंगे, जो कंज्यूमर्स ने फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज को किया है इकोनॉमी के अंदर। और एग्रीगेट डिमांड को हमने कहा था कि C+I भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा हमारा C+I। और C का मतलब होता है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होता है इनकम के साथ। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अपनी कंजम्पशन को भी इंक्रीज़ करते हैं, तो इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ। और I का मतलब होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है हमारा वो इनकम से रिलेटेड नहीं होता। इनकम से रिलेटेड हमारा नहीं होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और उसको हमने कांस्टेंट माना है, राइट। तो वो हो गया हमारा कांस्टेंट, उसको हमने कांस्टेंट माना है। हम कांस्टेंट को ये भी कहेंगे कि हमने उसको एक साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे बार से, तो उसको आ जाएगा वो कांस्टेंट माना है हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को, उसको विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो हमारा इनकम से रिलेटेड नहीं है और उसे हमें कांस्टेंट माना है। और C इज़ अ परसेंटेज टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो C का मतलब यही कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में एक इकोनॉमी में। और जो हमारा इस साइड आ जाएगा AS को हम Y भी लिख सकते हैं। तो AS हो जाएगा हमारा Y के इक्वल, और Y होती है हमारी नेशनल इनकम। पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है उसको हम डिनोट करते हैं Y से। इज इक्वल टू बाय द परफेक्टली इलास्टिक, इट मैचेस विद D। तो हमारा जो AD है वो AS से मैच करेगा हर एक पॉइंट पे एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो AD/AS जो है वो हर पॉइंट पे इक्वल होंगे, और जिस पॉइंट पे लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, और जिस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उससे हम कहेंगे कि वो पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, और उस पॉइंट पे डिटरमाइन होंगी हमारी इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन
किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको उसकी एक इंट्रोडक्शन देनी है, वो आ जाएगी उसकी इंट्रोडक्शन, राइट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा है 6 मार्क्स का तो पहले आएगी उसकी इंट्रोडक्शन और फिर आएगी उसकी टेबल। टेबल का मतलब उसको हम एक और नाम से बोलते हैं कि वो होगी उसकी शेड्यूल। शेड्यूल को अगर हम बोलेंगे तो वो आ जाएगी उसकी टेबल। और शेड्यूल को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, हमारे पास अप्रोच थी हमारी ADAS अप्रोच, राइट। अब AD का मतलब क्या होता है C+I और AS हो गया हमारा Y के इक्वल। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यही सब चीज़ें हमने यहाँ पे टेबल में रिप्रेजेंट कर दी हैं। AD आ जाएगा हमारा इधर, AS हो जाएगा इधर, C इज इधर, I इज एंड Y इज हेयर। तो हमने यही 5 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमने एग्रीगेट डिमांड हमें पता है कि C+I के इक्वल है और AS है हमारी नेशनल इनकम यानी कि Y के इक्वल। तो हमने पहले Y को लिया है, हमें पता है कि Y जो होती है वो होती है हमारी नेशनल इनकम, राइट। तो ये होगी हमारी Y। ये हर पॉइंट पे 0 से लेके पहले 100 हो रही है, फिर 200, देन 300, 400 एंड 500। और हमें पता है कि कंजम्पशन और जो इनकम होती है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो कंजम्पशन जो अगर 0 लेवल पे इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हम कहेंगे ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है कि कुछ ना कुछ 0 लेवल पे इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये स्टार्ट होगी, कभी भी जो कंजम्पशन होगी हमारी वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि वो 50 से स्टार्ट होगी, मीन्स कुछ एक पॉइंट से स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये है कि 0 लेवल पे इनकम पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये 50 से स्टार्ट होगी और हर 50 के गैप पे बढ़ती रहेगी, 50 से 100, 100 से 150 टू 50 टू 200, 200 से 250 एंड 300। और इन्वेस्टमेंट हमने एज्यूम करके चला है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो डिपेंड नहीं करता हमारी इनकम पे, तो वो हमने उसको कांस्टेंट लेके चला है। कांस्टेंट लेके चला है या तो वो डिपेंड नहीं करता, तो वो एक ऑटोनॉमस है, मतलब कांस्टेंट है, 100 100 100 100 हर जगह वो सेम रहेगा। और AD हमें पता है कि सम टोटल होता है C और I का। तो C और I को अगर हम ऐड कर देंगे इन सबको तो आ जाएगा हमारा AD। और जो AS है हमें पता है कि हमारी इनकम के इक्वल होता है, और इनकम तो हमने अपने फर्स्ट टेबल में भी निकाली थी, फर्स्ट कॉलम में, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने इसकी टेबल भी बना ली। तो हमने किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, फिर उसकी आ जाएगी शेड्यूल, और फिर इसको हम करेंगे डायग्राम से रिप्रेजेंट। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, हमने यहाँ पे ले लिया है Y, इस साइड पे हमने ले लिया है Y, और यहाँ पे लिया है इनकम और GDP या तो एक्सपेंडिचर। इनकम को हम GDP भी कह सकते हैं, जो नेशनल इनकम होती है हमारी वो GDP होती है, और हमने उसको हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो इनकम मेथड होता है और वैलिडेट मेथड होता है और एक्सपेंडिचर मेथड होता है वो तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियसली हम उसको एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या तो वैलिडेट मेथड तीनों को सेम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या लेके चला है यहाँ पे कि कुछ हमने इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को ADAS मेथड से। तो हमने AD और AS तो हमें पता होने चाहिए। तो AS कैसे निकलेंगे, हमने टेबल में देखा है कि AS हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 100 से 0 से 100, 200, 300, 400 एंड 500। तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। और हमने देखा है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 to 100, 100 से 200, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से स्टार्ट होके उसको हम एक स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे। तो हमने AS बना दिया, बच गया हमारा AD हम देख रहे हैं कि 150 से स्टार्ट हो रहा है। ये AD 150 से स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि 0 लेवल पे इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है, उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये हो गया हमारा AS एंड दैट इज़ आर AD। तो इसको हम ले लेंगे इधर, और यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं AD-AS के इक्वल है तो हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो हमने इतना देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या होगा जब AD-AS से बड़ा है। जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसमें क्या है कि हमारा AS वाला ऊपर है। देखो, आप देखो कि AS वाली जो लाइन है वो बड़ी है AD वाली लाइन से, तो AS यहाँ पे बड़ा है एज़ कम्पेयर टू AD।
और यहाँ पे क्या है कि हमारा AD बड़ा है AS से। तो हम इन दोनों अप्रोचेस को स्टडी करेंगे कि हमारा जब AS बड़ा होता है AD से या तो AD बड़ा होता है AS से, तो हमारा उसमें क्या हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं। तो व्हाट हैपन्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपन्स इफ AD इज़ ग्रेटर देन AS। तो अगर AD बड़ा है AS से, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें हमारा ये इस वाली पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा AD बड़ा है AS से। अगर AD बड़ा है AS से, अगर हमारा AD ग्रेटर है AS से, तो AD का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, और ये आ जाएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हमने डिस्कस किया, एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि जो सम टोटल है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना डिमांड कर रहे हैं। और AS का मतलब हो जाएगा जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर AD बड़ा है AS से, तो मतलब AS छोटा है। तो जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में, वो लेस है उसकी डिमांड से। मतलब जितना सप्लाई हो रहा है उतनी डिमांड ज़्यादा है, बट उतनी सप्लाई नहीं है। तो जितना भी उनका स्टॉक होगा प्रोड्यूसर्स का, वो बिक जाएगा, वो सारा बिक जाएगा। अब उनका स्टॉक बिक गया, तो वो तो यही कहेंगे कि नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट राउंड में वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनका पहला वाला बिक गया, अब उन्हें और प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट राउंड में। अब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगा, तो AD AS के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सप्लाई को भी बढ़ा देंगे और AD AS के इक्वल आ जाएगा। तो हमने ये वाली अप्रोच की डिस्कस कर ली। अब सेकंड है जब AD बड़ा है AS से। अब AD बड़ा है, AS बड़ा है AD से। अब AS बड़ा है AD से, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डिमांड। इतनी डिमांड नहीं है, बट ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा है। तो जो स्टॉक होगा कंज्यूमर्स का, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। वो उतना वो सेल नहीं कर पाएंगे, उतना वो बच जाएगा वो वाला स्टॉक। अब वो बच गया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट राउंड में वो क्या करेंगे, जो पहले वाला स्टॉक बचा है उसको पहले निकालेंगे, उसको पहले ख़त्म करेंगे, तो ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन को रोक देंगे। और AD से फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा AS और AD दोनों के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा AS और AD इक्वल आ जाता है दोनों के। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स इफ AS इज ग्रेटर देन AD। तो AS बड़ा है AD से, इसका मतलब ये है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू बी ग्रेटर देन देयर डिमांड। जितना फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बड़ा है एज कम्पेयर टू देयर डिमांड। एज अ रिजल्ट ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। तो जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड रह जाएंगे प्रोड्यूसर्स के पास। टू क्लियर दिस प्रोड्यूसर्स वुड प्लान कट अ प्रोडक्शन इन द कंसिक्वेंट ईयर्स। तो अपनी प्रोडक्शन को रोक देंगे, तो AS कम हो जाएगा। तो AS कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो AD के इक्वल हो जाएगा। तो ये थी इसकी फर्स्ट अप्रोच। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इसको आपने अच्छे से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले इंट्रोडक्शन देनी है, देन उसका आ जाएगा टेबल या शेड्यूल, फिर डायग्राम, और फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बी अ लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो हमने इसमें इस क्वेश्चन का थीम ही यही है कि हमें डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट को। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी अ लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो हमने ADS अप्रोच डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे SI अप्रोच के बारे में, राइट। तो SI अप्रोच हमारी क्या कहती है, हाउ इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड यूजिंग SI अप्रोच। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो था हमारा ADS अप्रोच का मेजर, अब है हमारा SI अप्रोच का मेजर। तो SI अप्रोच में हमारा क्या होगा, इसको हम कहते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हमारी जो फर्स्ट अप्रोच थी वो थी हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, बट जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है वो है हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राइट। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हमें कैसे डिटरमाइन करना है अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या तो आउटपुट का। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इज डिटरमाइंड यूजिंग अ पॉइंट व्हेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम लेवल हमारा तब डिटरमाइन होगा जब हमारी जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी। सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। At the lower level of savings, it can be negative when consumption to get an income. तो सेविंग्स ऐसा पार्ट होता है इनकम का जो कंज्यूम नहीं किया जाता। अगर हमने उसको कंज्यूम नहीं किया तो ऑब्वियसली उसको हमने कर लिया सेव।
तो जो सेविंग्स होती है उसका पॉजिटिव रिलेशन किसके साथ होता है, हमारा होता है पॉजिटिव रिलेशन इनकम के साथ। अगर हमारी ज़्यादा इनकम होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे अपना आउटपुट, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कंज्यूम करेंगे तो सेव कम करेंगे। तो नेगेटिव रिलेशन होता है कंजम्पशन के साथ और पॉजिटिव रिलेशन होता है हमारा इनकम के साथ, राइट। तो ये था हमारा सेविंग्स के बारे में डिस्कशन। तो ऐसा आउटपुट, ऐसी कोई सेविंग्स जो हमने कंज्यूम नहीं की, जो हमने बचा के रख ली, उसे हम कहेंगे सेविंग्स। तो हमने सेविंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, we are considering only autonomous investment. It is independent to the level of income, because in short run income does not invest investment, so straight line is the horizontal line. अब इन्वेस्टमेंट पे हमने सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया है। हमने लास्ट में देखा था कि जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है हमने उसको कांस्टेंट मानना है, वो उसको हमने इंडिपेंडेंट माना है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको हमने माना है कांस्टेंट। तो डिटरमाइन वो कोई उस पर डिपेंड नहीं होता है इनकम पे, तो उसको हमने इंडिपेंडेंट माना है या उसको हमने ऑटोनॉमस माना है। तो ये था इसका मीनिंग। तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को हमने माना है कांस्टेंट, तो वो हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन। अब हमने जो लास्ट में एक इंट्रोडक्शन देखी थी लास्ट क्वेश्चन में भी, फिर उसके बाद उसकी टेबल देखी थी, देन उसका डायग्राम देखा था, फिर देखा था व्हाट हैपेंस। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमने इंट्रोडक्शन देख ली। अब हम देखेंगे इसकी टेबल। तो टेबल जो है हमारी वो ये है कि सेविंग हमने इन्वेस्टमेंट के इक्वल दिखानी है। अब सेविंग्स का मतलब क्या होता है, जो ऐसी इनकम जो हमने कंज्यूम नहीं की है। तो अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को निकाल देंगे तो हमारी आ जाएगी सेविंग्स, राइट। तो इनकम है हमारी ये, देन इट इज़ आवर कंजम्पशन। अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी सेविंग्स। तो हमने सेविंग्स को इधर लिख लिया, इन्वेस्टमेंट को इधर, एंड इनकम और हमारी इनकम और कंजम्पशन को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनकम हमारी पॉजिटिवली इंक्रीज होती जा रही है, 0 से 100 हो रही है, फिर 100 से 200 हो रही है, तो पॉजिटिवली इंक्रीज हो ही जा रही है। बट कंजम्पशन जो है ऐसे 0 लेवल पे इनकम पे भी कुछ ना कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा 50 से शुरू हो रहा है और 50 के गैप से इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये हो रहा है हमारा 50 से स्टार्ट। और अगर हमें सेविंग्स निकालनी है तो हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे। तो अगर हम 0 - 50 करेंगे तो आ जाएगा हमारा -50, 100 - 100 0, 200 - 150 50, 100 300 माइनस 100 हो जाएगा हमारा 200, 400 माइनस 250 आ जाएगा 150, और 500 माइनस 300 हो जाएगा 200। ओके। और इन्वेस्टमेंट को हमने कांस्टेंट अज्यूम करके चला है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन। तो जो सेविंग्स हैं हमारी, हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है, राइट। तो हमारी सेविंग्स होती है हमारी इनकम माइनस कंजम्पशन। तो सेविंग इनकम हम यहाँ पे दिखा देंगे, और इनकम और आउटपुट जो हमें डिटरमाइन करना है वो यहाँ पे दिखा देंगे। ओके। तो सेविंग्स हमने देखा कि हमारी जो सेविंग्स हैं वो नेगेटिव से शुरू हो रही है, माइनस से, राइट। तो ये हो जाएगी, अगर हमारी इनकम हमारी 0 है बट हम कुछ ना कुछ सेव करें, तो इसका मतलब हमने ये पिछला अमाउंट बचा के रखा है। ये हमारी जो अमाउंट आ रहा है ये पास्ट सेविंग्स से आ रहा है, तो हो जाएगा हमारा -50 से आ रहा है वाला अमाउंट। तो ये वाला आ जाएगा -50 वाला अमाउंट, राइट। तो हमने सेविंग्स को देख दी। अब इन्वेस्टमेंट हमने देखा है अपनी टेबल में कि ये कांस्टेंट है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की, राइट। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वो हो जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम का पॉइंट, राइट। अब इस पॉइंट पे हमारी सेविंग्स ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, और इसमें हमारी जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है हमारी सेविंग्स से, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट, राइट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। ओके। अब हमने यहाँ पे इसका टेबल देख ली, इसके डायग्राम देख लिए। अब हम इसका वो देखेंगे कि अगर हमारी सेविंग्स ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, या हमारी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा है सेविंग्स से, तो क्या उसका असर आएगा, राइट। तो हम वहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इट इज़ द पॉइंट, इट विल बी बेटर सेविंग्स, इट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट।
तो हमारा क्या है कि जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इक्वल है वो हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। और कुछ इनकम पे हम नेगेटिव भी हमारी इनकम नहीं है बट हम कुछ ना कुछ सेव कर रहे हैं, तो वो अमाउंट जो आया है वो आ रही है हमारी पास्ट सेविंग्स से अमाउंट आया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सेविंग्स ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग्स से, तो वहाँ पे हम अपना इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे। व्हाट हैपेंस इफ सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो सेविंग ज़्यादा है हमारी इन्वेस्टमेंट से। अगर हमारी सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो हम ये वाले पोर्शन पे डील कर रहे हैं। सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इट मीन्स एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्लाई द बाय द प्लान्ड आउटपुट। तो जो सेविंग्स हैं, तो सेविंग्स ज़्यादा है हमारी इन्वेस्टमेंट से। तो सेविंग्स का मतलब क्या होता है, ऐसा आउटपुट जो हमने कंज्यूम नहीं किया, जो हमने सेव कर लिया है। तो एक्सपेंडिचर जो हमने किया है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हमने एक्सपेंडिचर किया है इकोनॉमी में। तो जो एक्सपेंडिचर किया है हमने इकोनॉमी में वो कम है, हमने जो बाय किया है, हमने जो सेव किया है उससे कम है हमारा एक्सपेंडिचर। तो हमारी सेविंग ज़्यादा है, तो हम सेव ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम इतना नहीं कर रहे, सेव ज़्यादा कर रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं, राइट। तो इसका ये मतलब है what is required to plan the planned output. In other words, people are saving more and spending less. अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब यही है कि जो सेविंग्स पीपल सेव ज़्यादा कर रहे हैं, बचा ज़्यादा रहे हैं और कंज्यूम इतना नहीं कर रहे। तो स्पेंडिंग लेस ऑफ आउटपुट विल रिमेन अनसोल्ड। अगर पीपल जो है वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे तो उनका तो फ़ायदा होगा फ्यूचर में, बट जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग बैठे हैं अपनी शॉप पे सामान बेचने, जो लोग हैं वो सेव करे जा रहे हैं, कुछ सामान नहीं खरीद रहे उनसे, तो जो क्या होगा, तो उनका जो सामान है वो बिकेगा नहीं, राइट। उनका सामान बिकेगा नहीं। अब उनका सामान नहीं बिकेगा तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्शन भी वो नेक्स्ट आउटपुट पे कम कर देंगे क्योंकि उनका सामान ही नहीं बिक रहा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट की इक्वल आ जाएगी। अगर उनका सामान नहीं बिक रहा तो उनकी इनकम कम हो जाएगी। अगर उनकी इनकम कम है तो जो सेविंग्स होती है वो भी इनकम का एक पार्ट होती है। हम इनकम में से कुछ अमाउंट सेव करते हैं और कुछ कंज्यूम करते हैं, बट इनकम कम होगी, इनकम कम है तो सेविंग्स भी कम होगी और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया कि जब हमारी सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तब हमें कैसे इक्विलिब्रियम हमारा अचीव होगा। अब है कि हमारी सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से। अगर हमारी सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से तो मतलब हम इस वाले पोजीशन पे हैं। व्हाट हैपन्स इफ इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर देन सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग्स आर लेस, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है हमारी सेविंग्स से, तो हम इतना सेव नहीं कर रहे बट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। बेटर देन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इट मीन्स प्रोड्यूसर्स आर स्पेंडिंग मोर एंड सेविंग लेस। इट all the stocks with the producers will be sold out and we will plan more production in the next round. It implies more income, more savings in the saving will be equal to investment. तो हमारी जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है तब कैसे इक्वल होंगी इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये कि अगर सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से, तो सेविंग्स अगर कम है हमारी इन्वेस्टमेंट से तो मतलब वो इतना सेव नहीं कर रहे, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लोग। तो कंज्यूम कर रहे हैं तो जो लोगों के शॉप पे सामान है, जो प्रोड्यूसर्स के, वो बिक जाएंगे। अगर बिक जाएंगे तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट राउंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो उनकी ज़्यादा इनकम होगी, इनकम होगी तो वो ज़्यादा सेव करेंगे। तो इसी पे हमारी इनकम और सेविंग्स इक्वल आ जाएगी। तो अगर हमारी इनकम ज़्यादा है सेविंग से या हमारी सेविंग ज़्यादा है इनकम से, तो हम ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं कि हमारी इनकम और जो सेविंग्स हैं वो इक्वल हो ही जाती हैं। तो हमारी इक्विलिब्रियम अचीव हो ही जाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल करके, राइट। अगर अब हम साइमल्टेनियस इक्वालिटी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और अप्रोच और एडीएस अप्रोच में क्या क्या इक्वालिटी है। तो हमने एडीएस अप्रोच का ग्राफ देखा था कि हमारा एडी इधर से शुरू होता है, एडी कॉम्बिनेशन होता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, और एएस होता है हमारा वाई के इक्वल। तो एडीएस इधर आ गया और ये आ गया हमारा जीडीपी, इनकम और आउटपुट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट को। जो सेविंग होती है हमारी नेगेटिव से शुरू होगी और इन्वेस्टमेंट को हमने कॉन्स्टेंट अज्यूम करके चला है तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं ये है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट और ये सेविंग इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच या तो एडीएस अप्रोच की इक्वालिटी। तो ये था इसका मीनिंग। तो हमने पहले एडीएस बना लिया, एडी आ जाएगी हमारी ये वाली लाइन,
कुछ लेवल ऑफ इनकम पे हम कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और एस हो जाएगी हमारी स्ट्रेट लाइन, राइट। तो यह यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यह हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और सेविंग्स हम नेगेटिव से शुरू करेंगे इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड नहीं करती इनकम पे, तो वो हो जाएगी कांस्टेंट। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो आ जाएगी हमारी साइमल्टेनियस इक्वालिटी बिटवीन इन्वेस्टमेंट और एडीएस अप्रोच। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड हम 2 क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व फ्रॉम इट डिराइव अ सेविंग्स कर्व। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बोर्ड एग्जाम्स पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये तो मतलब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी क्वेश्चन को की आने के लिए। इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की। ये हम कंजम्पशन से सेविंग्स को डिराइव करेंगे या तो सेविंग से कंजम्पशन को डिराइव करेंगे। तो क्वेश्चन इज ड्रॉ स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व, ड्रॉ फ्रॉम इट डिराइव सेविंग कर्व, शो ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन, ऑल्सो शो पॉइंट वेयर AC is equal to 1 and level of income at which AS is negative। तो हमने कंजम्पशन कर्व से एक सेविंग कर्व ड्रॉ करना है और ऐसा पॉइंट बताना है जब हमारा AS 1 के इक्वल है और ऐसा पॉइंट जब हमारा AC नेगेटिव के इक्वल है। तो इसकी जो थ्योरी हमें बहुत अच्छे से करनी है, इसकी थ्योरी और इसके डायग्राम को हम साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे, तभी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसके डायग्राम को और इसकी थ्योरी को आपको कम से कम 5 टाइम्स लिखना है, तभी ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ड्रॉ होगा। और इसको ड्रॉ करके देखना है कम से कम 5 टाइम्स। ओके, तो हमने इसकी थ्योरी को, आपने इस थ्योरी को एज इट इज़ लर्न करना है, तभी आपके एग्जाम्स में 6 मार्क्स आपके पूरे मिलेंगे। तो आपको लर्न करना है इस थ्योरी को। तो CC इज़ द कंजम्पशन कर्व, हमने लेके चला है कि CC हमने कंजम्पशन कर्व मान लिया। ये है हमारा CC कंजम्पशन कर्व। इट इज़ 45 डिग्री लाइन ओवर द प्रेजेंट द इनकम और लेवल ऑफ इनकम ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स। तो हमने CC को एक लाइन मान ली है हमारी 45 डिग्री की लाइन। तो जो CC लाइन है हमारी 45 डिग्री की लाइन है। ओके, तो ऐसी इनकम को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, जब हमारे पास इनकम नहीं है बट फिर भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इस पॉइंट पे ये वाली जो पॉइंट है, ये इधर से लेके इधर तक जो पॉइंट होता है वो हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन का पॉइंट, कि हमारे पास इनकम नहीं है बट फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये होगी हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन इधर से लेके इधर तक, राइट। एक्स और लेवल ऑफ इनकम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स। एट 0 लेवल ऑफ इनकम इट विल बी OS। तो 0 लेवल पे इनकम पे हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करके चल रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे OC बार, वो होगी हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एज अ रिजल्ट सेविंग स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 0 ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हम 0 लेवल पे इनकम पे कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं तो मतलब हमारी सेविंग्स क्या है, नेगेटिव। हमारे पास इनकम नहीं है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमने सारा सब कुछ कंजम्पशन में पैसा लगा दिया तो हमारी सेविंग्स हो जाएंगी नेगेटिव। तो जो सेविंग्स हैं हमारी स्टार्ट होंगी नेगेटिव, इधर से स्टार्ट होंगी नेगेटिव वाली साइड से। तो सेविंग्स हो जाएंगी हमारी नेगेटिव से शुरू, इधर से लाइन से हमारी शुरू होंगी सेविंग्स। On the negative y-axis, consumption curve CC is the consumption curve. Its point is known as break even point where savings are zero. किस पॉइंट पे जो हमारी सेविंग्स हैं वो ज़ीरो हैं, उसे हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, कि हम सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं बट हमारी सेविंग्स कुछ भी नहीं है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। इट मीन्स सेविंग्स इंटरसेक्ट at point break even point, beyond point income is better than consumption, savings are positive। तो इस पॉइंट पे हमारी इनकम और सेविंग्स हैं इक्वल, राइट। तो ये हो गया हमारी ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हमारी जो इनकम है वो हमारी कंजम्पशन की इक्वल है तो वो हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हमारी इनकम कंजम्पशन की इक्वल है तो हम कुछ ना बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, तो सेविंग्स हो जाएगी हमारी ज़ीरो, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी सेविंग्स होती हैं ज़ीरो। ओके, तो सेविंग्स आर पॉजिटिव, द सेविंग विल बी अबव एक्स एक्सिस। तो सेविंग्स हम कुछ भी नहीं कर रहे इस पॉइंट पे, राइट। और इस पॉइंट पे हमारी इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से, हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं और कंजम्पशन इतनी नहीं कर रहे, तो सेविंग्स हमारी पॉजिटिव होंगी। तो ये अबव इस पॉइंट के आ जाएंगी B पॉइंट, और इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है सेविंग्स इनकम से, तो हमारी सेविंग्स हो जाएंगी नेगेटिव। तो हमने स्टार्ट किया नेगेटिव पॉइंट से, राइट।
तो हमने कंजम्पशन कर्व तो बना लिया था, उससे हमने सेविंग्स कर्व डिराइव किया, तो सेविंग्स पॉइंट आ जाएगा हमारा एस और बी। तो हम एस और बी को अगर हम ज्वाइन कर देंगे और एक्सटेंड कर देंगे फर्दर तो आ जाएगा हमारा सेविंग्स कर्व। तो हमने क्वेश्चन में पूछा था कि हमारा किस पॉइंट पे हमारा 1 के इक्वल है, तो ऐसा पॉइंट जो हमारा 1 के इक्वल है वो हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट, और हमारा जब नेगेटिव के इक्वल है वो वाला कर्व वो हो जाएगा पी एस। तो ओ वाई वाला कर्व वो हो जाएगा नेगेटिव के इक्वल। तो इस पॉइंट पे हमारा ए सी नेगेटिव के इक्वल है। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट डायग्राम मैंने आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा कंजम्पशन कर्व। हमने कंजम्पशन से सेविंग्स को ड्रॉ करना है। इस पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कंजम्पशन से हमें सेविंग्स डिराइव करना है या तो सेविंग से कंजम्पशन करना है। तो इस पॉइंट पे हमने कंजम्पशन से सेविंग्स करना है, तो कंजम्पशन कर्व हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो कंजम्पशन कर्व हम कैसे करेंगे ड्रॉ, तो हमें कंजम्पशन से सेविंग्स करना है ड्रॉ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंजम्पशन। हमें कंजम्पशन क्वेश्चन में मतलब हमें कंजम्पशन हमें ऑलरेडी पता है, उससे हमें सेविंग्स डिराइव करना है। तो कंजम्पशन आ जाएगा हमारा इधर, ये हो जाएगा हमारा वाई इनकम या फिर आउटपुट। तो ये हो जाएगा हमारा सेविंग्स और ये आ जाएगा हमारा वाई इनकम या आउटपुट। ओके, तो हमें कंजम्पशन कर्व पता है हमें कि कंजम्पशन कर्व में हमारा वहाँ पे ड्राइव होता है जब हमारे कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं। तो कंजम्पशन कर्व हमें पता है कि इधर से स्टार्ट होता है कि हम कुछ ना कुछ, हमारे पास इनकम नहीं है बट हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ऑटोनॉमस। तो ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट। तो उस पॉइंट पे हमारी तो हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगर हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन इतना है तो हमारी सेविंग्स इधर से शुरू हो जाएंगी नेगेटिव से, कि हमारे पास कंजम्पशन हमारे पास इनकम नहीं है बट हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी जो सेविंग्स हो जाएंगी वो होगी नेगेटिव। तो हमने उसको नेगेटिव से शुरू कर दिया। जितना ये वाला गैप होगा उतना ही ये वाला गैप होगा, तो इसको आप डॉट बना लेना एक, जितना ये वाला गैप होगा, राइट। तो उसके बाद हमने इनकम लेके चला। हमें पता है कि इनकम और कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो हमने कंजम्पशन को, इनकम को एक 45 डिग्री लाइन बता दिया। इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, राइट। तो इस पॉइंट पे हमारी सेविंग्स और इनकम भी इक्वल होंगी, तो उसको हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे आप उसको ऐसे डॉट बना लोगे, राइट। और इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन, हमारी इस पॉइंट पे इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से, राइट। तो इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से, तो हमारे पास जो हमारी सेविंग्स होंगी वो होंगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेविंग्स होंगी तो ये इधर से पॉजिटिव आएगा। और इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है सेविंग से। कंजम्पशन ज़्यादा है सेविंग्स से, हमारे पास हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, तो हमारी जो सेविंग्स होंगी वो होंगी नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे हमारी जो सेविंग्स होंगी वो होंगी नेगेटिव, राइट। तो हमने इतना देख लिया। अब अगर हम इस पॉइंट को एस नेम दे दें और इसको बी नेम दे दें, इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे फर्दर, इसको हम और बढ़ा देंगे, तो आ जाएगा हमारा सेविंग्स कर्व। तो ये है हमारा एक सेविंग्स का कर्व। तो हमने कंजम्पशन कर्व से एक सेविंग्स कर्व डिराइव कर लिया। यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना है कि ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये ऑटोनॉमस सेविंग्स हैं, ये पॉजिटिव सेविंग्स हैं, ये नेगेटिव सेविंग्स हैं, और यहाँ पे आपने सेविंग्स और इनकम को रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये था इसका मीनिंग। तो हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया कि हमें कंजम्पशन कर्व दिया हुआ एग्जाम में और हमें उससे सेविंग कर्व डिराइव करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे 3 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं इस चैप्टर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन द डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग्स। अगर हमें सेविंग्स कर्व से कंजम्पशन कर्व डिराइव करना है तो हम कैसे करेंगे। यूज डायग्राम शो अ पॉइंट ऑन द कंजम्पशन कर्व एट विच APC इज इक्वल टू 1। हमें ऐसा पॉइंट भी डिराइव करना है जो हमारा APC 1 के इक्वल हो गया। तो पहले क्वेश्चन में हमें कंजम्पशन कर्व दिया था, उससे हमें सेविंग्स कर्व डिराइव करना था, बट इस क्वेश्चन में हमें सेविंग्स कर्व दिया हुआ है, उससे हमें कंजम्पशन कर्व डिराइव करना है। तो हमें अगर सेविंग्स कर्व दिया हुआ है एग्जाम में, तो हम सेविंग्स कर्व से कैसे डिराइव करेंगे इसको। तो हम एक सेविंग्स कर्व बना लेंगे, राइट। हमारे पास 2 कर्व्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सेविंग्स को, यह आ जाएगा हमारा इनकम आउटपुट या तो GDP, यहाँ पे कंजम्पशन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनकम आउटपुट या GDP। इसको आप इनकम लिख सकते हो, आउटपुट या तो GDP। तो सेविंग्स इज द 45 डिग्री लाइन ओवर द इनकम। हमें सेविंग्स कर्व दी हुई है, तो सेविंग्स का हमें पता है कि हम नेगेटिव से शुरू करते हैं। तो नेगेटिव से
हम सेविंग्स कर्व को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सेविंग्स कर्व जितनी हमारी नेगेटिव है, हमारी जो कंजम्पशन होगी हमारी उतनी ही पॉजिटिव होगी। तो जितना ये वाला गैप है हम उसको उतना ही यहाँ पे लिख देंगे। तो सेविंग इज द 45 डिग्री लाइन ओवर द इनकम। सेविंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव जोन ऑफ वाई एक्सिस शोइंग सेविंग्स एंड नेगेटिव रिलेटेड टू इनकम। सो कंजम्पशन विल बी पॉजिटिव रिलेटेड टू इनकम। हमें पता है कि सेविंग्स और इनकम का नेगेटिव रिलेशन होता है और कंजम्पशन और इनकम का पॉजिटिव होता है। तो जो सेविंग्स और इनकम को हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे और कंजम्पशन इनकम को पॉजिटिव हम ऊपर से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो कंजम्पशन पॉजिटिव रिलेटेड होगा इनकम के साथ। तो हमने उसको ओ एस के इक्वल लेट कर लिया। ये है हमारा ओ और ये आ जाएगा हमारा, इसको हो जी है हमारा ओ एस वाला पॉइंट और ये हमारी कंजम्पशन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये होगा हमारा सी, राइट। अब नेक्स्ट क्या है कि कंजम्पशन पॉजिटिव रिलेटेड होगी ओ एस के इक्वल। तो सेविंग्स आर जीरो एट पॉइंट बी। हमें पता है कि जो पॉइंट बी है उस पर सेविंग्स ज़ीरो हैं। पॉइंट बी पे हमारी सेविंग्स ज़ीरो हैं, तो कंजम्पशन हमारी इनकम के इक्वल होगी। तो अगर हमारी सेविंग्स इक्वल है हमारी इस पॉइंट पे अगर हमारी सेविंग्स ज़ीरो है तो ऑब्वियसली हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी इनकम के इक्वल होगी, राइट। तो इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होंगे इस पॉइंट पे। बियॉन्ड दिस पॉइंट सेविंग्स आर पॉजिटिव, सो वाई विल बी ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो इस पॉइंट पे हमने क्या करा है कि इस पर हमारी सेविंग्स पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे हमारी सेविंग्स ज़ीरो है। सेविंग्स ज़ीरो है तो ऑब्वियसली हमारी जो इनकम है और कंजम्पशन है वो इक्वल है। तो इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन और इनकम इक्वल है और इस पॉइंट पे हमारी सेविंग्स ज़्यादा है कंजम्पशन से। तो इनकम हमारी सेविंग्स ज़्यादा है हमारी इनकम से, तो हमारी जो कंजम्पशन होगी वो पॉजिटिव होगी। और इस पॉइंट पे हमारी सेविंग्स कम है इनकम से, तो हमारी जो कंजम्पशन होगी वो नेगेटिव होगी, राइट। तो हमारी ऐसे हम कंजम्पशन कर्व को डिराइव करेंगे। तो हम अगर पॉइंट पी को ज्वाइन कर दें, उसको एक्सटेंड कर दें फर्दर, तो हमारा कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। तो हमने इस कंजम्पशन कर्व को डिराइव कर दिया। हमें पता है कि हमारी जो कंजम्पशन कर्व है वो कंजम्पशन हमारी ऑटोनॉमस चल रही है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। और हमारी जो इनकम है वो पॉजिटिव रिलेटेड है इनकम उसके साथ, तो हम उसको हमने पॉजिटिवली दिखा दिया, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है उसको हम इधर लिख दें और ये सेविंग्स पॉजिटिव है तो हमारी इस पॉइंट पे कंजम्पशन पॉजिटिव होगी, राइट। तो हमारा इसको हम ज्वाइन करके पी और बी पॉइंट को उसको हम एक्सटेंड कर दे फर्दर, ये वाला जो पॉइंट था उसको हम एक्सटेंड कर दे फर्दर, तो हमारा कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। तो हमने इसमें यही किया कि पहले हमने सेविंग्स कर्व डिराइव कर लिया, उससे हमने कंजम्पशन कर्व डिराइव करना है। तो हमने पहले कंजम्पशन कर्व के लिए एक हमें पता है कि वो ऑटोनॉमस होता है, क्योंकि वो कुछ लेवल ऑफ इनकम पे हम ऑटोनॉमस करते हैं। तो ये आ गया हमारा ऑटोनॉमस वाला, और ये हो गया हमारा हम जो इनकम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। तो पॉजिटिव इनकम है तो हमारी कंजम्पशन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव सेविंग्स है तो हमारी इनकम भी नेगेटिव होगी, राइट। तो होगी हमारी सेविंग्स से हमने कंजम्पशन को डिराइव कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने कंजम्पशन से सेविंग्स को डिराइव किया था और इसमें हमने सेविंग्स से कंजम्पशन को डिराइव कर लिया। तो ये था हमारे कंसेप्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का, और हमें बहुत अच्छे से वाला कंसेप्ट को डिस्कस करना है। कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, इम्पैक्ट ऑफ विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस। मल्टीप्लायर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाता है कई बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंजेक्शंस और विड्रॉल्स और इंजेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि मल्टीप्लायर क्या होता है और विड्रॉल्स और इंजेक्शंस का क्या मीनिंग है। इंजेक्शंस कॉज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम while withdrawals decrease the level of income. Owing to injection, it shifts the function, while owing to withdrawal, function shifts downward. तो इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है, जब हमारी इनकम में इंक्रीज आता है तो उससे हम कहते हैं इंजेक्शन, कि हमारी इनकम बढ़ी है। अगर हमें इंजेक्शन होता है, अगर हमें इंजेक्शन कहीं पे डलता है किसी डॉक्टर के यहाँ, तो हमारे पास हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे अंदर एक अच्छी एंटीबॉडीज जाती हैं, हमारे अंदर एक अच्छी कुछ जाता है हमारे अंदर, राइट। वो सुई जाती है तो कुछ ना कुछ जाता है। तो आप ऐसे याद रख लो कि इंजेक्शंस का मतलब इंक्रीज है लेवल ऑफ इनकम में, और अगर हमारे पास विड्रॉल्स हो रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कहीं से निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। तो अगर इंजेक्शंस होंगे तो हमारा जो फंक्शन होगा, हम फंक्शन बात कर रहे हैं एडी फंक्शन के बारे में, वो हो जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट।
राइट राइट वर्ड या तो अपवर्ड शिफ्ट, या तो हमारे विड्रॉल्स हो रहे हैं तो फंक्शन हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट। ओके, या तो हमारी जीडीपी में इंक्रीज आएगा। अगर हमारे इंजेक्शंस हो रहे हैं तो हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, और विड्रॉल्स हो रहे हैं तो हमारी जीडीपी कम हो जाएगी। ड्यू टू इंजेक्शन जीडीपी इंक्रीजेस एंड ड्यू टू विड्रॉल्स जीडीपी डिक्रीजेस। तो इंजेक्शंस की वजह से हमारा क्या होगा कि हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तभी हमारा जो एडी कर्व है, जो एएस कर्व है, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और विड्रॉल्स के कारण हमारी जीडीपी कम हो जाएगी। इन द अबव फिगर ड्यू टू इंजेक्शन लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज्ड। तो हमने एक फिगर लेके चली है, इसमें हमने बताया है कि हमारी जो एएस को हमें पता है कि एक नेशनल इनकम के इक्वल होती है। नेशनल इनकम हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, वो नेशनल इनकम के इक्वल है, 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। और हमें पता है कि एडी जो है हमारी, वो ऐसे जाती है हमारी एडी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल। तो इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बराबर है। बट हमारी कंट्री में क्या हुआ कि इंजेक्शंस आ गए। अब इंजेक्शन से क्या होगा, हमारी जो इनकम है, जो हमारा एडी कव है, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर हमारा एडी कव शिफ्ट हो गया। पहले था ये सी प्लस आई, बट ये फिर बन गया सी प्लस आई प्लस सी प्लस आई प्लस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट तो था ही था, बट उसके साथ साथ एक इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ये वाला हो गया हमारा ये चेंज इज इक्वल टू ई एफ। यू विल तो हमारा जो इंक्रीज आया है वो हो गया जे के इक्वल। पहले था ये, फिर हो गया के तक। तो ये जो हमारा आया है, ये पॉजिटिव इंक्रीज आया है जीडीपी में या तो हमारी एएस में, तो हो जाएगा हमारा ये इंजेक्शंस। और जो जे से लेके एच तक गया है वो हो जाएगा हमारा विड्रॉल्स। यहाँ पे हम इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, बट हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, अगर विड्रॉल्स आ गए तो विड्रॉल्स हो गया तो हमारा जो एडी कर्व है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ए सी प्लस आई तो रहेगा ही रहेगा, बट ये जो इनकम है ये नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगी, तो ये होगी नेगेटिवली शिफ्ट, राइट। तो ये हमारा पहले जे था, ये के तक हो गया हमारा इंजेक्शंस, और ये हो गया हमारे विड्रॉल्स, राइट। तो अगर हम एडी की बात करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई में से इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एडी। तो यहाँ पे हमने एडी एस को लिया और यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट। इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू जे के कंपेयर विद द साइज ऑफ इंजेक्शन। हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज इन इनकम, जो हमारा इनकम में इंक्रीज हुआ है वो है जे के, राइट। जो हमारा इनकम में इंक्रीज हुआ है वो है हमारा जे के। और हमारी इंजेक्शंस कितनी थी, हमारी इंजेक्शंस है ई एफ के बराबर। ये जो हमारा इतना इंक्रीज हुआ है ये सी प्लस आई प्लस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट माइनस सी प्लस आई है। तो ये हमारा सी प्लस ये वाला जो शिफ्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला हमारा है इंजेक्शंस का अमाउंट। आप नोट करोगे कि हमारा जो इनकम में जो इंक्रीज आया है, मतलब हमारा जो जे और जे के का अमाउंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ई एफ। तो जे के का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शंस। और हमारा क्या हुआ है, इनकम डिक्रीज़ हुआ है। तो इनकम हमारा डिक्रीज़ हुआ है तो हमारा वो ई से जी पे शिफ्ट हो गया, और ये हो गया ई जी। बट हमारे जो विड्रॉल्स हुए वो है जे एच के बराबर। तो अब देखोगे कि हमारा जो जे एच वाला अमाउंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ई जी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंजेक्शंस और विड्रॉल्स हैं उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इनकम के साथ। अगर हमारा अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब इंजेक्शन और विड्रॉल से हमारी इनकम या तो आउटपुट बढ़ रही है, तो उससे हम कहेंगे पॉजिटिव मल्टीप्लायर। और हमारा इंजेक्शंस और विड्रॉल से हमारी जो जीडीपी है वो कम हो रही है, तो उससे हम कहेंगे नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट। बट हमेशा विड्रॉल्स और इंजेक्शंस का एक मल्टीप्लायर पे अफेक्ट होता है। तो ये था इसका मीनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर कि मल्टीप्लायर होता क्या है। द सेकेंड वन विच इनकम इंक्रीज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का मतलब है कि इनकम के चेंज होने, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से इनकम पे कितना चेंज आया। अगर हमने इन्वेस्टमेंट 10 से बढ़ा दी तो इनकम हमारी कितनी बढ़ी, या तो 8 से बढ़ी, या तो 10 ही रही, या तो 12 से बढ़ गई। तो कितनी बढ़ी हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से हमारी इनकम पे। जितना चेंज आता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम में ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट।
द प्रपोर्शन एट विच इनकम इंक्रीज, इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है. इट इज मेंशन्ड एज अ रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो चेंज इन इनकम को अगर हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट से तो वो आ जाएगा मल्टीप्लायर का अमाउंट. बिटवीन अ मल्टीप्लायर इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. जो मल्टीप्लायर एमपीसी होता है उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. एमपीसी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अगर एमपीसी हमारा ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि हमारा मल्टीप्लायर हमारा ज़्यादा होगा, और हमारा अगर एमपीसी कम है तो मतलब मल्टीप्लायर कम होगा हमारा, क्योंकि एमपीसी के का मतलब ये भी होता है 1/1 माइनस एमपीसी. और एमपीएस और एमपीएस और के में क्या रिलेशनशिप होता है. जो एमपीएस और ये होता है उसमें होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप. जो एमपीसी और के होता है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. अगर एमपीसी ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा. और एमपीसी और इसमें क्या होता है, और इसमें होता है इन्वर्स रिलेशनशिप कि हमारा एमपीएस और ये ज़्यादा होगा तो एमपीएस ज़्यादा होगा तो हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा कम. राइट. तो ये था इसका मीनिंग. अगर हमारा तो ये हमें क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एमपीएस और के में क्या रिलेशनशिप है. तो एमपीएस ज़्यादा होगा तो हमारा मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा. और एमपीसी और के में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर हायर होगा तो वो भी ज़्यादा होगा. और एमपीसी और इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है कि अगर हमारा एमपीसी ज़्यादा होगा, एमपीएस ज़्यादा होगा तो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आ जाएगी. और इसका फॉर्मूला है कि 1/1 माइनस एमपीसी हो जाएगा हमारा के इक्वल, और ये हो जाएगा 1/एमपीएस हो जाएगा के इक्वल. तो ये था इसका मीनिंग मल्टीप्लायर का. अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. हमने इसमें राउंड्स लेके चले हैं, हमने डिस्कस करके चला है कि हमारी इनकम, हमें पता है कि इनकम के चेंज होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से जो इनकम में चेंज आया वो होता है हमारा मल्टीप्लायर. बट चेंज ऐसा आता क्यों है, क्यों चेंज आता है ऐसा. तो हमने इसमें राउंड लेके चले हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10. हमने इसमें इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया है, हमने इसमें इनकम में चेंज लाया है, और हमने देखा है कि जो कंजम्पशन है और सेविंग्स है उसमें क्या चेंजेस आए हैं. तो जो इन्वेस्टमेंट है हमारा वो 100 ही रहा है हमारा हमेशा. हमने उसको 100 लेके ही चला है. जो हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वो हमेशा 100 से ही आ रहे हैं. बट हमने जो वेरिएशंस करे हैं वो करें इनकम के चेंज होने पे, कि पहले 100 से बढ़ी, फिर 50 से, कि जो फिर 25 से. राइट. तो ये ऐसे ऐसे जो 1/2 की उसमें ये कम होती जा रही है इनकम. और अगर कोई इनकम कर रहा है तो वो किसी का कंजम्पशन है तो ये हमारी हो जाएगी ऐसे ऐसे जाएगी, ये भी साथ साथ चल रही है. और हमें पता है कि जो इनकम में से अगर हम कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी सेविंग्स. तो इसमें से हमने 100 में से हमने 50 माइनस कर दिया, 50 में से 25. राइट. तो ऐसे आ गई हमारी सेविंग्स. राइट. तो चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो हमारा 100 ही रहा है. तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एक टेबल की फॉर्म में. द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़, देयर इज चेंज इन इनकम बाय 100 करोड़. तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, हमने पूरी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी है. तो अगर हमने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली हमने जो इन्वेस्ट किया है वो किसी दूसरे पर्सन की इनकम है. हमने अगर किसी को लैंड परचेज़ किया है, लैंड में 1 करोड़ रुपया लगाया है तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट है, बट किसी लैंड ओनर की वो इनकम है. तो अगर हमने 100 से इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है तो वो 100 से किसी की इनकम बढ़ गई है. राइट. तो चेंज इन इनकम बाय 100 करोड़. तो राउंड 1 में यही है कि हमारा जो हमने एमपीसी 0.5 लेके चला है. तो अगर हमारी जो हमने एमपीसी वो क्या लेके चला है, हमारा मल्टीप्लायर 0.5 लेके चला है. एमपीसी हमने 0.5 एज्यूम करके चला है कि हम अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इनकम है वो इतनी कंज्यूम हो रही है. अगर हम 100 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50 वो बंदा जो है वो कंज्यूम करके चल रहा है. राइट. तो वो जाएगा इसका मीनिंग. तो अगर 100 से बढ़ा रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो जो कंजम्पशन होगी वो 50 से इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने एमपीसी जो है वो हमने 50 लेट करके चला है, 0.5 लेट करके चला है.
तो कंजम्पशन हमारी कितने से बढ़ गई, 50 से बढ़ गई। और जो रिमेनिंग हमने 100 करोड़ लेके चले हैं, तो हमने 50 लाख हमने कंज्यूम कर लिया और 50 लाख जो है वो सेव कर लिया इन राउंड 1। तो अगर हमने किसी की कंज्यूम किया है तो जो वो नेक्स्ट राउंड में किसी की इनकम बनेगा। अगर हमने किसी को कोई कंज्यूम कर रहा है, हमने उसको कुछ ना कुछ अमाउंट दिया है, हम किसी शॉपकीपर पे जाते हैं, हमने कुछ खर्चा किया है, वो हमारी तो एक्सपेंडिचर है बट किसी दूसरे की इनकम है, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो किसी दूसरे का इनकम है। तो ये जो 50 है वो दूसरे राउंड में राउंड 2 में बन जाएगी किसी की इनकम। तो 50-50 इधर आ जाएगा, जो ये वाला जो 50 है वो इधर आ जाएगा, राइट। तो देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम बाय 50 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण फिर हमारी इनकम बढ़ जाएगी 50 से, राइट। और ये 50 में से हमने लेके चला है कि MPC हम कंज्यूम करके चल रहे हैं कितना, 0.5। तो इसमें से हम आधा कंज्यूम कर लेंगे और आधा सेव कर लेंगे। उसी तरह नेक्स्ट राउंड में ये किसी की और की इनकम बन जाएगा और इसको हम फिर सेव कर लेंगे और फिर कंज्यूम कर लेंगे। ये ऐसा चलता रहेगा जब तक हमारा जो MPC है वो 0.5 के इक्वल नहीं आता, राइट। तो हमने इसमें यही बताया कि एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन सेविंग्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय 0.5 करोड़ विल बी इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम के बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ जाती है। तो इनकम के बढ़ने से हमारी कुछ इनकम कंज्यूम हो जाती है, देन कुछ सेव हो जाती है, तो हमारी इनकम हो गई सेव। तो ऐसे ऐसे हमारा जो अमाउंट है वो चलता गया है। तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन के बढ़ने के कारण हमारी इनकम बढ़ रही है। टोटल इंक्रीज इन इनकम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 200। तो हमारी जो टोटल इनकम में इंक्रीज आ रहा है वो है हमारा 200 से हमारी इनकम बढ़ रही है। तो इसका मतलब यही है कि हमने पहले 100 लगाया स्टार्टिंग में, बट वो लास्ट में 200 राउंड 10 तक आते आते वो 200 हो गई। तो इसका मतलब यही है कि जो इनकम है वो मल्टीप्लाई हो रही है, इसका ये मतलब है। तो यही है हमारे मल्टीप्लायर का मतलब। टोटल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 200 करोड़। सिंस इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 एंड इनकम इज इक्वल टू 100 करोड़, इट फॉलोज मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्यू। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, हमने लेके चला है कि जो मल्टीप्लायर वो होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो जो इनकम है हमारी वो हमने बताई है कि वो 200 हो गई, 100 से 200 होगी, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 100 ही रही है। तो हमारा मल्टीप्लायर वो हो गया 2। तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो इनकम है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से बढ़ती जा रही है। जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे डबल रेट से हमारी इनकम बढ़ रही है, और यही था हमारा मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। तो हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर को। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया, इन्वेस्टमेंट से चेंज की वजह से क्या हुआ, हमारी इनकम बढ़ गई। तो अगर हमारी इनकम बढ़ी उससे क्या हुआ, हमने कुछ इनकम को कंज्यूम कर लिया और कुछ को हमने सेव कर लिया, राइट। तो अगर हमने कुछ ना कुछ कंज्यूम किया है तो उससे क्या हुआ, हमारी इनकम पे इफेक्ट हुआ है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम इफेक्ट होती है, फिर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होती है, उससे फिर हमारी जो इनकम होती है वो इफेक्ट होती है, राइट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज अ चेंज इन इनकम। इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से हमारी इनकम चेंज होती है। एज अ रिजल्ट देयर चेंज इन कंजम्पशन। तो अगर हमारी इनकम अच्छी होगी तो हम कंजम्पशन भी अच्छी करेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ वन इनकम इज़ द इनकम ऑफ द अदर। अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हमारा वो कंजम्पशन है, बट वो किसी दूसरे की इनकम है। तो एक की कंजम्पशन दूसरे की इनकम होती है। चेंज इन कंजम्पशन नीड्स टू चेंज, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल C इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। तो इनकम एक की इनकम दूसरे की कंजम्पशन है। तो इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, और जो दूसरे की कंजम्पशन है वो किसी तीसरे की फिर इनकम है, तो उसकी वजह से हमारी इनकम फिर बढ़ती है। तो ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, बिकॉज अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू इनकम, जिस एक्सपेंडिचर को हम इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस एक्सपेंडिचर को, जिस कंजम्पशन को, ये हमारी कंजम्पशन थी, उसको हम इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इज एन इंजेक्शन। वही तो इंजेक्शन है जो हमारी इनकम में कन्वर्ट हो रहा है, जो अमाउंट हमारी इकोनॉमी में आ रहा है, बट जिसमें हम कुछ ना कुछ सेव कर रहे हैं, तो वो होगी हमारी लीकेज, राइट। तो यह हो गया हमारा इसका मीनिंग। अब नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ एडिशनल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजम्पशन। ओके, तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी जब हमारी एडिशनल इनकम एडिशनल कंजम्पशन के इक्वल है। तो इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। अगर इनकम और कंजम्पशन इक्वल है तो हमारा क्या होगा, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन। तो MPC हमारा होता है C प्लस चेंज इन C अपॉन MPC का मतलब होता है
चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो अगर दोनों बराबर हैं तो हमारा MPC हो जाएगा 1 के इक्वल, राइट। तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होता है 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस MPC 1 माइनस 1 1/0। तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी के इक्वल। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हमारा जो MPC होगा वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो हमें पता है कि जो K होता है वो होता है 1/1 माइनस MPC। तो 1 माइनस यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे हमारा MPC 1 है तो 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल, राइट। तो हम कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं। तो K का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और K तो होता है 1/1 माइनस MPC भी होता है और K होता है 1/MPS भी होता है। यहाँ पे चेंज इन वाई है हमारा चेंज इन इनकम और चेंज इन वो है हमारा इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये अब हो जाएगा हमारा के मल्टीप्लायर है वो 1/1 माइनस MPC के भी इक्वल होता है। तो MPC होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। और 1/MPS के इक्वल भी होता है कि तो MPS होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब कुछ हमारे फॉर्मूलाज हैं APC के। तो APC में पता है कि C/Y के इक्वल होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम के, और APS होता है सेविंग अपॉन इनकम के इक्वल। और MPS जो होता है हमारा वो होता है MPS अगर जहाँ पे भी M लिखा आ जाए तो मतलब उसका होता है चेंज। तो चेंज इन सेविंग्स हमारी अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम। तो इनकम के बढ़ने से हमारी सेविंग्स कितनी बढ़ेगी। और MPC का मतलब चेंज इन C अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो इनकम के बढ़ने से अगर हमारी एक और इनकम बढ़ जाती है तो हमारी कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी। और MPC का मतलब है कि हमारी एक और अगर इनकम बढ़ जाती है तो हमारी सेविंग्स कितनी बढ़ेगी। और हमें पता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 1 आती है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 के इक्वल होती है। और जो C होता है हमें पता है कि C+BA के इक्वल होता है। तो C इसमें है हमारा कंजम्पशन, और जो C है ये जो डेल्टा C है ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जो ये है हमारा B ये हो गया हमारा MPC, और Y तो होता है हमारा इनकम। और सेविंग्स में हमें पता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है, जो सेविंग्स की इक्वेशन होती है वो होती है -C+SY। तो ये होगी हमारी नेगेटिव सेविंग्स, ये है हमारी इनकम, और ये है हमारा MPS, राइट। और MPS और K का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है और MPC और K का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये था आपका चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया सारा चैप्टर। सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, तो आपको इसको अच्छे से करना है रिवाइज, राइट। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें बताइए हमारे चैनल पे। हम पूरी ट्राई करेंगे आपको इसकी समरी प्रोवाइड करने के लिए, कुछ नोट्स प्रोवाइड करने के लिए हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो हम कोई गूगल मीट क्लास अरेंज कर लेंगे जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स फिनिश हो जाएं। और इस चैप्टर के डायग्राम्स को प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा, काफ़ी सिंपल चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे से मार्क्स आपके आ जाएंगे। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।